नमस्कार, सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज की टॉप हेडलाइंस में हम बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर सरकार की तरफ से और जो कैबिनेट मीटिंग के थ्रू नोटिफिकेशन आया उसमें खाने के तेलों के इंपोर्ट को यहां पर 20% से घटाकर 10% की ड्यूटी कर दी गई है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे पीली मटर की, जहां पर 7 बार एक्सटेंशन होने के बाद एक 8वीं बार भी एक्सटेंशन हुआ है और ये 1 साल के लिए है, जहां पर पीली मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आगे जाकर भी जारी रहेगा। और फिर बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है और अप्रैल में 15% की गिरावट के बाद मई में करीबन 13% का इजाफा कच्चे तेल में देखने को मिला। इन सभी कमोडिटीज में किस तरह से आप करें कारोबार, इस पर बताने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी एंड आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। और एक और हेडलाइंस यहाँ पर ऑफकोर्स मेटल की तरफ से आती हुई नजर आई है कुणाल, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट ने अब कहा है कि एल्यूमिनियम और स्टील पर ड्यूटी बढ़ा के 50% कर दी जाएगी, जो एज ऑफ नाउ 25% है और ये इन इफेक्ट आएगा 4 जून से। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स एक नीजोक रिएक्शन हमने प्राइसेस में जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन आप इसके नियर टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा। 4.5-5 मिलियन टन यूएस का जो टोटल इंपोर्ट होता है, वो अगर टैरिफ 25 to 50 होता है तो प्रैक्टिकली उनको इतना ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एल्यूमिनियम का स्क्रैप यूएस से इंडिया या बहुत सारी एशियन कंट्रीज में आता था, वो मुझे लगता है वो आना बंद हो जाएगा और यूएस में ही जो स्मेल्टर्स है जो अंडर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और यूएस से ही एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसकी सेंटिमेंटली ग्लोबल मार्केट में ये इम्पैक्ट आएगी कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की सप्लाई बढ़ेगी, सो इट हैज टू बी रीबैलेंस्ड। सो चाइना को अपनी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कम करना होगा या उनका एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा दूसरी कंट्री में। तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिमांड में कोई डबल डिजिट ग्रोथ है नहीं। तो मेरी राय में सेंटिमेंटली ये न्यूज नेगेटिव गिनूंगा मैं इसको। और मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना प्रोडक्शन कट नहीं करता है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम की मार्केट में ग्लट बना रहेगा। तो पूरा नैरेटिव चेंज करके रख दिया है एल्यूमिनियम में। जो बुलिश था तो वो बुलिश मोमेंटम का जो पेस है वो कम हो जाएगा और थोड़ा ऊपर जाने में टाइम लगेगा। दूसरी बात आई स्टील की। स्टील के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है बिकॉज यूएस वाज आल्सो इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टील फ्रॉम चाइना और चाइना में 25 से 50% ड्यूटी हो गया है। तो चाइनीज स्टील प्रोड्यूसर को एशिया में ये स्टील डंप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कोई ग्रेट हालात नहीं है और मुझे लग रहा है कि इससे स्टील के प्राइस में भी थोड़ी बहुत आपको इंटरनेशनली सॉफ्टनेस देखने मिलेगी। इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। सो इंडिया को मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हिट आएगी इसमें। ऑल राइट, तो इंडिया स्पेसिफिक से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में आएगा। और लगातार हम आपको बताते भी रहे हैं कि इंडियन डिमांड काफ़ी बेहतरीन है, बेस्ट ग्रोइंग नंबर्स यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर ऑफकोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर इनऑल बनता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की, जहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम और स्टील दोनों में ही देखने को मिला है। लेकिन ओवर द वीकेंड यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें एग्रीकल्चर में भी देखने को मिली, जहाँ पर येलो पीज यानी कि पीले मटर की जो इम्पोर्ट है, जो मियाद है ड्यूटी फ्री की, वो यहाँ पर 1 साल से बढ़ा दी गई है। हमारे साथ आईपीजीए के विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार। मुझे याद है जब हमने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, आपने कहा था ठीक है 8th एक्सटेंशन भी आ जाए, लेकिन जो भी आए लॉन्गर टर्म के हिसाब से आए, 1-2 महीने और फिर वो असमंजस वाली स्थिति ना आए। अब ये जब 1 साल के लिए आ गया है, कैसे रिएक्ट करती है इंडस्ट्रीज को? धन्यवाद मनीषा जी, आपने इस शो पे आमंत्रित किया। देखिए, मैंने कहा था जो आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो सरकार ने एक्सटेंशन किया है, अभी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दालों का उत्पादन और जो ग्लोबल मार्केट में बाकी जगह जो दालें उपलब्ध हैं, और जो सरकार ने ऑलरेडी जो चने पे 10% और मसूर पे 10% की ड्यूटी रखी है और तुअर और उड़द जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस कदम को उठाने की जरूरत थी कि सरकार जो येलो पीज है, जो पीली मटर है, उसका जो इम्पोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री कम से कम करें। वो उसको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस साल जो दालों का उत्पादन है और जो दालों के भाव अगर आप अभी देखेंगे तो सारे दालें जो है एमएसपी के नीचे बिक रही है। दूसरा, जो सरकार का ये कदम है, ये अपने आप में एक बहुत कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तरफ तो एमएसपी बढ़ाई जा रही है। अभी खरीफ सीजन का आपने देखा है कि एमएसपी अनाउंस हुआ था, जो तुअर की जो एमएसपी लगभग 80 रुपए कर दी गई है और
उड़द की एमएसपी है जो 78 रुपीज कर दी गई है। और येलो पीच का जो अभी है हमारे जो विदेशों में है, खासकर जो रशिया और कनाडा में है, वहाँ इस बार उत्पादन अच्छा है। और मैं समझता हूँ जो वहां से लैंडिंग कॉस्ट जो है लगभग 30 से 32 रुपये होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये किसानों के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि अगर एक तरफ तो हम एमएसपी को बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत सस्ती दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही खराब समाचार है। लेकिन इसका मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म बहुत इसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। और आपको बताऊं ये सीएससीपी का अभी 4-5 दिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था सरकार को कि पीली मटर पे या तो काफी इतनी ड्यूटी लगाएं कि वो चने की जो एमएसपी है उसके आसपास उसका लैंडिंग कॉस्ट हो, और या नहीं तो पीली मटर का बिल्कुल इम्पोर्ट बंद करें। लेकिन सरकार ने जीरो ड्यूटी जो इम्पोर्ट किया है, मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक कदम है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जो सरकार ने आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम उठाने की बात कही है या जो स्टेप लिया है इस साल, प्रधानमंत्री जी ने फरवरी महीने में एक वेबिनार भी किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा मिलेगा। रादर इससे ये जो कदम है मैं समझता हूँ इससे काफी नुकसान होगा हमारे उत्पादन को, किसानों के लिए बहुत निराशाजनक है और इंडस्ट्री के लिए निराशाजनक है ये। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ है विमल जी, अभी तक तो ये लग रहा था कि ठीक है 2-3 महीने के लिए है, शायद सरकार इसको हटा दे। अब हम जानते हैं कि अगले 1 साल के लिए है। जैसे आपने कहा निराशाजनक है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बिकॉज एक तरफ आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सस्ती दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली इंडस्ट्री अब अगले 1 साल तक इस जानती है कि पीलिया इंपोर्ट आता रहेगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आता रहेगा रादर, और बाकी ओरिजिन्स में जैसे आप हमें पहले भी बता रहे थे कि बहुत अच्छी फसल है इस बार। तो ओवरऑल पिछले साल के एमएसपी के नीचे के प्राइसेस हैं, इस साल एमएसपी फिर बढ़ चुका है। अब आपकी क्या सेंस है आने वाले 1 साल में अब यहाँ पर क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए इस साल अगर यही स्थिति बनी रही और सरकार ने इसको रिकंसिडर नहीं किया, क्योंकि एज एन एसोसिएशन हम इसको सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि एक्सक्यूज मी कि आप ये डिसीजन को रिकंसिडर करें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान एक हमारे उत्पादन के लिए, हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो प्रोग्राम है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब किसानों को एक मैसेज मिलेगा कि इतनी सस्ती दालें दूसरी मिल रही है, तो फिर वो उनका जो प्रोत्साहन आप दे रहे हैं एमएसपी के रूप में, उसमें उसे कोई फायदा नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी जो अफ्रीका की तुअर सामने जो अभी अगस्त महीने में अफ्रीका की तुअर की क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी। इस बार अफ्रीका में बहुत उत्पादन अच्छा है, हमारे यहाँ भी भाव नीचे हैं, और ऐसा हमारा मानना है कि तुअर की जो अफ्रीकन क्रॉप है उसके भाव लगभग 50 रुपए हो जाएंगे। एक तरफ अगर अफ्रीकन का इंपोर्ट हम 50 रुपए में कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो उत्पादन नवंबर में शुरू हो जाएगा। इस बार मानसून अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि अर्ली नवंबर में ही हमारे यहाँ क्रॉप इस बार आ जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो 80 रुपए, एक तरफ तो आप 50 रुपए इंपोर्ट कर रहे हैं और 80 रुपए में आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये एक फिजिकल प्रूडेंस भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत इमीडिएटली इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है, नहीं तो इसमें काफी बड़ा नुकसान होगा। दालों की वृद्धि की भावों की वृद्धि की बात तो भूल जाइए, दालों की जो बॉटम्स हैं वो कितने नीचे आएंगे मुझे इसका अनुमान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मनीषा जी, जब हमारे यहाँ हमारा जो हिंदुस्तान है एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर हमारे यहाँ कोई भी दाल 30-32 रुपए होलसेल में मिलती है, जो रिटेल में जाके 40-42 मिलेगी, और जो तुअर जैसी चीज है जो 80 रुपए जो एमएसपी है और उसकी जो दाल बन के 125 रुपए मिलेगी, तो जरूर डेफिनेटली जो कंज्यूमर है, जो हमारे मास कंजम्पशन है, वो लोग वो डिमांड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ हमारी जो दालों का जो उत्पादन ही नहीं, हमारी जो डिमांड भी है दूसरी दालों की, वो भी काफी मात्रा में शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि येलो पीस एज ए कमोडिटी हमारे यहाँ कंजम्पशन उसका लगभग 7 से 8 लाख टन है, उसका उत्पादन हम करते हैं। लेकिन जो बैलेंस जो है इसका जो लार्जर अमाउंट में जो इम्पोर्ट होता है, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट 15 महीने में लगभग 32 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ है, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का दूसरी जो दालों का है उनके डिमांड को इम्पैक्ट करता है। उससे हमारे प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट होगा और हमारे जो फ्यूचर, हमारा जो आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त झटका लगेगा। यहाँ पे जिस तरह की सोइंग की एक्सपेक्टेशंस आपने यहाँ पर बताई हैं, आपको लगता है कि वो हम यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगे? क्योंकि लास्ट वीक तक जब जैसे ही एमएसपी यहाँ पर निकला तो लग रहा था कि हाँ सोइंग शायद यहाँ पर बेटर हो जाएगी, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल एमएसपी है। आपको लगता है वो अब यहाँ पर इन सम सेंस भी डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल, इसमें ऐसा हो सकता है। हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन सीएससीपी ने भी अपने रिकमेंडेशन में यही कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, और वो हो सकता है कि दूसरी जो कमोडिटी जैसे खासकर मक्का इस बार अच्छे भाव मिले हैं, तो ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश वगैरह ऐसी जगह में मक्के का उत्पादन ज्यादा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि
ये जो खाली अगर हम सिर्फ कंज्यूमर्स की तरफ देख रहे हैं जिसकी अब जरूरत नहीं है ऑलरेडी, जो हमारा पर्पस था येलो पीस इंपोर्ट करने का, 5.5 साल के बाद में येलो पीस का इंपोर्ट खोला गया है। और आपको बताऊं, जब इसको बंद किया गया था, सरकार का एक कंटेंशन यही था कि जो चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। आज यही सरकार अपनी उसी पॉलिसी को बिल्कुल बदल रही है। तो मुझे पर सरकार एक तरफ एमएसपी भी बढ़ा रही है विमल जी, और एक तरफ और दूसरी बढ़ाई जा रही है, तो इसलिए बड़ा कंट्राडिक्शन है सरकार की पॉलिसी। ऐसा लग रहा है कि द लेफ्ट हैंड इज नॉट डूइंग व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग एंड द राइट हैंड इज नॉट डूइंग व्हाट द लेफ्ट हैंड इज। सो विमल जी, अगर आप यहाँ पर 3 पॉइंट एजेंडा सरकार के पास आज लेकर जाएं तो वो क्या होगा? मैं सरकार को ये अनुरोध करूंगा कि एक तो येलो पीस पे आप या तो 50% ड्यूटी लगाएं और या तो बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, जो मिनिमम इंपोर्ट है, एक सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह की रखे कि जो मिनिमम इंपोर्ट है उसके जो प्राइस है किसी भी दालों के, वो हमारे एमएसपी के आसपास हो या उसके थोड़े से ऊपर हो। उससे ये जो बहुत जो नीति, जैसे खासकर मैं बताता हूँ, जैसे आप लेंटिल्स देखिए, लेंटिल्स का जो हमारे यहाँ लैंडिंग को जब सामने जो क्रॉप्स अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40% उत्पादन बढ़ने का अनुमान है, और कनाडा में भी लगभग अच्छी क्रॉप है इस बार, ऑस्ट्रेलिया रसिया में भी और कजाकिस्तान में भी इस बार उत्पादन बढ़ा है, वहां लगभग 4 लाख टन दोनों देशों में उत्पादन हुआ है। तो इस तरह का जो वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लेंटिल्स के प्राइस में भी काफी प्रेशर आएगा। ऑलरेडी आज सरकार ने एमएसपी 67 कर रखा है, जबकि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड मसूर है वो उनसे 59 रुपीज में बिक रही है। तो आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा गैप है। तो इस तरह क्या है कि ये जो भाव जो है, जो इम्पोर्टेड जो गुड्स के भाव हैं, इम्पोर्टेड जो दालें उनके भाव है, वो एमएसपी से काफी नीचे हैं, जो मार्केट में काफी नीचे बिक रहे हैं। तो इससे क्या ये संभव है कि इतना बड़ा उत्पादन सरकार खरीद सकती है क्या? पहले तो खरीदना चाहिए, ये ट्रेड को खरीदना चाहिए, सरकार को तो उतना खरीदना चाहिए जितना आपको बफर की रिक्वायरमेंट जरूरत हो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इतनी बड़ी क्रॉप, आज 40 लाख टन की अगर हमारे यहाँ सामने तुअर क्रॉप आती है, हम 50 रुपए में अफ्रीकन तुअर इंपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 50 से 60 के भाव रहेंगे, तो 80 रुपया में क्या सरकार 40 लाख टन दाल खरीद सकती है क्या? 40 लाख टन का प्रोक्योरमेंट कर सकती है? ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस पे एक जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अगर कभी दाम बढ़े तो आप ड्यूटी को कम कर दीजिए अगर ऐसा लगे। ये नहीं है कि आपको इसको एक एज ए पॉलिसी लगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही होनी चाहिए, सरकार की सोच यही होनी चाहिए कि जब आप एक तरफ आपकी एमएसपी की पॉलिसी है तो आपका जो इंपोर्ट है वो एमएसपी से फिर आसपास ईओ से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें आपको एक फायदा और होगा, जो ड्यूटी मिलेगी सरकार को इससे, उससे सरकार जो अपने जो पल्सेस मिशन है वो जो पैसा जो सरकार को मिलेगा वो पल्सेस मिशन को में इस्तेमाल कर सकती है, और जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, और जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा फंड का। सो आई टेक योर 3 पॉइंट्स यहाँ पर विमल जी। एक तो ये कि 50% ड्यूटी यहाँ पर लगा देनी चाहिए येलो पीस पे, दूसरा एमआईपी लगाएं, अबव एमएसपी यहाँ पर इंपोर्ट करें, और तीसरा डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियरली एक बातें काफी समय से की जा रही हैं, और डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो आई थिंक वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आएंगी भी। शुक्रिया विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिएक्शन देने के लिए, अपना एमएसपी पर भी और ऑफकोर्स ड्यूटी चेंजेस पर भी। लेकिन हमारे साथ अब IVPA के सुधाकर देसाई जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी नमस्कार। और खाने के तेलों में भी वही एक कॉम्बिनेशन हमने बनता हुआ देखा है, कॉन्ट्रडिक्शन का, एमएसपी इंक्रीज और दूसरी तरफ ड्यूटी कट। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री इसको? Yes, thank you, Manisha ji. I was listening to the dal discussion also. I think IVPA has recommended dynamic duty slab system with edible oils in mind, oilseed sector. But now I am seeing that it cuts across all the industries. I think the dynamic duty slab system with a regulated way, wherein you balance between, I would say, MRP and MSP as a solutioning. Basically, MRP is the maximum retail price. So retail prices and the MSP balancing act can be done only by scientific and transparent adherence to the dynamic duty policy. And I am happy to see that similar solution is being thought of for dal sector also. As far as the edible oil is concerned, I think it is a welcome step, definitely. From the consumer point of view, surely, because consequent of duty hike, there has been a 17% inflation in edible oils. I think the government felt it necessary to reduce the duties. And at the same time, as far as the MSP question is concerned, I think in the last 1 year, we have learned that the oil share in the oil seeds plays a very, very important role. In the sense that it's not just related to oil, it's related to the cakes and the de-oiled cakes.
I think mustard prices are very much above MSP still, which is explicit because most of the seeds are going into the open market. And soybeans, the problem in soybeans has always been the DDGS, some innovative solutions by way of taxing DDGS or incentive, because it's a byproduct of ethanol industry from corn and rice, basically. So that has been the reason why the de-oiled cake prices have been subdued. At the same time, of course, we are not isolated in the current context. I think everything is globally linked, whether it is DOC or oils or whatever. Eventually, I think A, dynamic duty system, B, we also recommended, apart from NAFED and government have done a fantastic job of procuring mustard last year. This year, they are there to protect the mustard seeds. In case of soybeans, I think 1.5 million tons was bought by various government bodies. Though most preferable, that's why recently we have suggested to CSEP as IBPA that PDPS is a very good system. It's a very efficient and effective way. That is basically the price deficiency payment scheme, wherein the public sector, private sector can procure at the market prices, and the deficiency will be given directly by way of DBT, these kind of mechanisms. I think it is not one solution. We can't find a problem for every solution. I think we have to find innovative solutions for various problems that come up. And so that's how I see this whole stuff. मिस्टर देसाई, जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो ऑफ कोर्स हमने इन सेंस ऑफ प्राइसेस यहाँ पर बनता हुआ देखा, जैसे आपने कहा 17% इन्फ्लेशन था और शायद सरकार ने उसको दिमाग में रखते हुए कहा है। इन एनी केस काफ़ी समय से ड्यूटी डिफरेंशियल की बात यहाँ पर चल भी रही थी। अब आने वाले समय में डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फाइट फॉर लैंड? बिकॉज पल्सेस में भी यही लगता है, एडिबल ऑयल में भी यही लगता है कि एक मेज़ की तरफ यहाँ पर ज़्यादा किसान झुकते हुए नजर आएंगे। आप उसे कैसे हैंडल करता हुआ देखते हैं? I think we are better off by leaving to the farmer strategically in terms of what makes best sense. While the policies are guiding a little bit in direction, but I think farmers know their best. Whichever crop is yielding them the better results, they will move towards that. As far as the oilseeds is concerned, I think oilseed mission is well established. Comprehensive look in terms of oilseed hybrid varieties, the low-hanging fruit of yield encourages, and all this has been impetus has been given already. So with that, it's not that oilseed production has not been growing. I think in the last 3-4 years, mustard and soybean especially, and many other crops have grown actually with a little bit more focus as given in the oilseed mission, and it will definitely improve, and that is the need of the hour, because our needs will keep growing. When you look at the 5-year horizon, we require somebody to produce 100,000 tons every alternative year, you see. So मैक्स जी, आपसे अगला सवाल वही पूछ रही थी मिस्टर सुधाकर, इंडियन कंजम्पशन एज ऑफ नाउ क्या है, क्या डिमांड ग्रोथ है, एंड लेट्स से बाय 2030 कहाँ देखते हैं आप इसे? I think 2030 is far away to see, but in the recent last 6 months, due to price hike, we definitely saw a slowdown in consumption, and price has done its job, and we found stagnant to almost negative growth, maybe break even without any growth kind of a thing is what was felt in edible oil. Because when you look at the per capita of 19 kilos, it's a combination of 25-30 kilos, which is basically the affluent class, and in the rural and the low income group, the consumption is below 10 kgs. So due to price sensitive segment of it, which is the bottom of the pyramid, definitely the consumption was seen to be growing. Now that it's increased demand is good for everybody. I think it's good for the domestic crop to evolve, good for the mustard evolution and crushing pace. It is overall good for the demand. सुधाकर जी, इंपोर्ट्स को लेकर अब किस तरह के नंबर्स हैं आपके माइंड में? क्या नंबर्स हम यहाँ पर देख पाएंगे? दैट इज़ वन, एंड सेकंड, बिकॉज अभी भी डिपेंडेंस यहाँ पर इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, एक ग्लोबल सिनेरियो कैसा नज़र आता है इन सेंस ऑफ ओरिजिन प्रोडक्शन? I think India needs the world markets, and world markets also need Indian market. In terms of recently we had some interactions at US. The US markets are willing happily to send out oil because there is excess soybean oil that they need to find a home for.
I would say actually the dynamic duty slab should be applicable for even the global tariff and counter tariffs. Because with the reduced Chinese interest in soybeans, I think India is the home. We found canola oil, the people from Canada wanting to explore the Indian market, because if the US market is not putting it in biofuel, it needs a home. So I think new avenues are coming up now. Thailand has come up as a new source of market. So I think the market is consolidating phase. It is more or less. I think whatever is the downtrend that has actually got over with. And as we go into the months, we have two things to do. One is market mustard sufficiently, because that's a crop now, and also manage imports in a manner that during the upcoming festival demand, we fully meet the demand. One good thing that has happened is that Nepal imports, which was actually constituting 50% of eastern and northern imports. If soybean oil was about 200,000 tons per month imports into Haldia, I think about 100 120K was belonging to Nepal. Only to come back into India at taking advantage of the zero duty. So that will get somewhat curtailed. So overall, even for the downstream distribution and the retail outlets, I think markets are looking at it as a good news, because there's no more fear psychology of wanting to be just in time and run into supply shortages. I think the market will get a smoothened curve in terms of supply chain management due to this anomalies being taken out, I would say. Taken care of. Well, absolutely. और जैसे आप बार बार हमें कहते भी रहते हैं कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर और एमआरपी एमएसपी का अगर बैलेंस हो जाता है तो आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी वेरी सॉर्टेड गोइंग फॉरवर्ड. मिस्टर सुधाकर देसाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पे डिटेल में हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए.